फिर से आपका प्रिपरेशन अड्डा में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ल्यूस एंड फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। आज दोस्तों हम सिर्फ ग्रेविटी पे डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं ल्यूस एंड से ग्रेविटी के वो आज सारे ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं 3 चैप्टर और कवर कर चुका हूँ अपनी इससे पहली वाली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखें और आपको जो भी डाउट हो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ल्यूस एंड के 3 चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, आज चौथा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी की तरफ से। गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। इसका जवाब होगा न्यूटन। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया, ये था न्यूटन। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर 2 द्रव्यमान जिनका मास m1 और m2 है वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, कुछ दूरी मतलब r मान लीजिए, इसका मास m1 इसका मास m2 और ये कुछ दूरी पर रखे हों, उनके बीच लगने वाला आकर्षण फोर्स वो कुछ इस तरह का होगा। F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ G ये एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। इसकी यूनिट याद मत कीजिए दोस्तों, यूनिट तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से यूनिट किस तरह से निकालेगी, देखिए आप f के मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए r स्क्वायर को और m1 m2 को लेकर आ जाइए f के नीचे अपोन में, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा G = f r² अपॉन m1 m2, जिससे एफ आर स्क्वायर मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर और m1 m2 मतलब किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ से जी की डायमेंशन निकाल सकते हो, कोई याद करने की जरूरत नहीं। दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों ग्रेविटी। ग्रेविटी कुछ नहीं है, बस एक फोर्स है। हर प्लेनेट का अलग अलग फोर्स होता है, अलग अलग फोर्स है। हर ऑब्जेक्ट को कोई भी प्लेनेट अपनी तरफ खींचता है। अर्थ भी किसी न किसी फोर्स से अपनी तरफ को खींचती है, चंद्रमा भी कुछ न कुछ फोर्स से खींचता है, सूरज भी किसी न किसी फोर्स से हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे ही सारे प्लैनेट और स्टार्स हर ऑब्जेक्ट को कुछ न कुछ फोर्स से अपनी तरफ को खींचते हैं। दोस्तों वही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, गुरुत्वीय फोर्स कहलाता है। और उसके द्वारा जो एक्सीलरेशन जनरेट होता है, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण जनरेट होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, वही हमारा गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से अर्थ की तरफ को गिरता हुआ आ रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ उस फोर्स की वजह से वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होगा। इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर/सेकंड²। दोस्तों इसकी वैल्यू हर पॉइंट पर अलग अलग होती है। अर्थ के सेंटर पर कुछ और है, विषुवत रेखा पर कुछ और है, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, नॉर्थ पोल पर कुछ और है, साउथ पोल पर कुछ और है। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। वो इसलिए है क्योंकि वो अर्थ का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से है। अर्थ पोल्स पर से थोड़ी चपटी हुई है। अगर आप सेंटर से पोल तक देखोगे कितना है, तो ये RE इसको मान लीजिए। अब इस पॉइंट से और अगर मैं ईस्ट तक चलता हूं तो ये RE+21 होगी। RE+21 मतलब 21 किलोमीटर ज्यादा है भूमध्य रेखा वाली। भूमध्य रेखा की त्रिज्या 21 किलोमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल्स पे जो रेडियस है। इसी वजह से कुछ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में चेंजेस आ जाते हैं और यहाँ पर पोल्स पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। दोस्तों अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता हूं तब भी जी की वैल्यू घटती है और नीचे आता हूं तब भी जी की वैल्यू घटती है और अर्थ के सेंटर पर जाकर जी की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब कोई भी त्वरण नहीं होता, मतलब कोई भी फोर्स नहीं। दोस्तों जब ऊपर जाने पर जी कुछ इस तरह से बदलता है, G' = G अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर, h/r का होल स्क्वायर। दोस्तों इसका फायदा ये है
जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे वैसे वैसे जी डैश मतलब जी के वैल्यू में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उस परिवर्तन को ही जी डैश कह रहे हैं हम लोग। अगर मैं अर्थ की सरफेस से आरी त्रिज्या की ऊंचाई के बराबर, मुझे पता है कि ये आ रही है लेकिन मैं यहां तक पहुंच रहा हूं, इसको भी मैं आ रही मान रहा हूं कि मैं आ रही ऊपर तक चला गया। अब यहां जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा जी डैश, वो होगा जी डैश। अब जी डैश की वैल्यू कितनी होगी? अब h इज इक्वल टू हो गया आर ई, h इज इक्वल टू हो गया आर ई। जब इस फॉर्मूले में h इज इक्वल टू आर ई रखूंगा तो आर ई से आर ई कट जाएगा, 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। देन जी डैश की वैल्यू जो आएगी वो g/4 आएगी अगर मैं आर ई डिस्टेंस ऊपर चला जाऊं। मतलब गुरुत्वीय त्वरण आर ई डिस्टेंस ऊपर जाने पर 1/4 रह जाता है। सीधा जवाब इसका ये है और आपको फॉर्मूले से ही मैंने बता दिया। दोस्तों इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है और पोल्स पर सबसे ज्यादा होती है। अगर एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की घट रही है तो जी का मान बढ़ जाता है और अगर बढ़ रही है तो जी का मान कम हो जाता है। ये फैक्ट है। लिफ्ट में पिंड का भार, लिफ्ट में पिंड के भार के लिए आपको सिर्फ 2 कंडीशन याद करनी पड़ेंगी। एक होती है भारहीनता की कंडीशन और एक में भार ज्यादा लगता है। जब लिफ्ट ऊपर को जाती है तब लिफ्ट द्वारा आदमी पर लगाया गया फोर्स उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। वो रिएक्शन फोर्स होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाती है। तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर वेट थोड़ा ज्यादा हो गया, लिफ्ट हम पर रिएक्शन ज्यादा लगाती है। लेकिन जब ऊपर से नीचे को आते हैं तेज स्पीड से तो हमें भारहीनता की स्थिति दिखाई देती है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई वेट ही नहीं है। जब रिएक्शन ही नहीं लग रहा तो वेट किस बात का? रिएक्शन लगता है तभी तो कुछ ना कुछ फील होता है वेट का। अब रिएक्शन ही नहीं है तो भारहीनता की स्थिति आ जाती है। बस आपको 2 कंडीशन याद रखनी पड़ती है। भारहीनता की कंडीशन कब आती है? जब हम फ्रीली ऊपर से नीचे को आते हैं, गिरते हैं, मतलब गिर रहे हैं फ्रीली, तब हम भारहीनता की स्थिति दिखाई देगी। जब कोई पैराशूट लेकर किसी जहाज में से कूदता है तब उसे ये कंडीशन दिखाई देती है भारहीनता की। अब ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने कुछ नियम दिए थे जिन्हें ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम कहा जाता है। दोस्तों डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए, वो थे केपलर साहब। इन्होंने ही नियम दिए थे सबसे पहले। इनका पहला नियम जो है दोस्तों वो शेप पर है। शेप मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ किस तरह से मूव कर रहा है। उन्होंने कहा इस तरह से मूव कर रहा है जिस तरह से मैंने आपको शो किया है। मतलब ये शेप जो है ये है इलिप्टिकल शेप। उन्होंने कहा प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है और सूरज जो है लगभग किसी एक पॉइंट पे, इलिप्स है तो इलिप्स की 2 फोकस होती हैं, एक इस साइड में होती है दूसरी इस साइड में, तो किसी एक तरफ होगा फोकस, उसका कहीं एक तरफ होगा। एक ही फोकस पर तुम्हारा सूरज होगा, चाहे वो इस साइड में ले लीजिए आप या इस साइड में ले लीजिए। पहला रूल था इनका शेप को लेकर के, किस शेप पर मूव कर रहे हैं, क्या उनका ट्रेस है, किस तरह से वो मूव कर रहे हैं सूरज के चारों तरफ। दूसरा नियम उन्होंने दिया था एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मतलब अगर प्लैनेट यहां से यहां तक आया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है, कि जितने समय में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है, अगर ऐसा लेके चलें कि उतने ही समय में प्लैनेट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, तो ये जो एरिया कवर्ड हो रहा है ये और एक एरिया कवर्ड हुआ ये, इन दोनों एरिया यहां पर इस एरिया में जो वेलोसिटी थी वो और इसका एरिया पूरा, उन दोनों का गुणनफल बराबर होगा। इस एरिया में वेलोसिटी और इस एरिया का गुणनफल। अगर यहां पर ए है एरिया, A2 है यहां पर एरिया और वेलोसिटी V2 है, और यहां अगर V1 मान लीजिए और यहां पर A2 मान लीजिए, इट मीन्स इस फॉर्मूले से A1 V1 बराबर होगा A2 V2। दोस्तों इसी
लिए हैं जितने भी ग्रह होते हैं, यहाँ पर स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड कम होगी तो एरिया ज़्यादा आएगा, एरिया ज़्यादा कवर होगा। या आप यूँ समझे, जब एरिया ज़्यादा कवर करेगी कोई भी प्लैनेट तो वो अपनी वेलोसिटी कम कर लेगी। और यहाँ एरिया कम करना है तो ओबियस है वेलोसिटी बहुत तेज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि a1v1 बराबर a2v2 ये तो बराबर आना ही है। तो यहाँ कुछ ना कुछ a1v1 आ गया तो यहाँ कुछ ना कुछ a2v2 आएगा। यहाँ एरिया कम है तो ओबियस है वेलोसिटी बहुत तेज होगी। तो यहाँ से प्लैनेट बहुत तेजी से मूव करते हैं। ये था इनका दूसरा नियम। तीसरा नियम था कि टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का जो कि सूरज के चारों तरफ मूव कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड अगर t है तो टाइम पीरियड का स्क्वायर और सूर्य से उसकी औसत दूरी r के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये तीसरा नियम था। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का टाइम पीरियड अधिक होता है। जैसे सूर्य के निकट ग्रह है बुध, मरकरी, इसका परिक्रमण काल 88 दिन होता है, जबकि वरुण जो नेपच्यून है इसका 165 वर्ष होता है। ये दोनों रेफरेंस लिए गए हैं अर्थ को लेकर के। अर्थ को रेफरेंस लेकर के ये टाइम पीरियड कैलकुलेट किए गए हैं। दोस्तों सैटेलाइट के बारे में बता देता हूँ। सैटेलाइट क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मून किस तरह का सैटेलाइट है, ये नेचुरल सैटेलाइट है या आर्टिफिशियल। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मनुष्य द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जबकि नेचुरल सैटेलाइट वो नेचर ने ही बनाए हुए होते हैं। जैसे कि चंद्रमा आपका नेचुरल सैटेलाइट है, और जो हम लोग स्पेस क्राफ्ट भेजते रहते हैं, स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं, वो सभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इसमें एक चीज उपग्रह की कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रहती है, उनकी चाल किस तरह से रहती है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि उनकी कक्षीय चाल है उनके मास पर डिपेंड नहीं करती। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की चाल समान होती है। अगर एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, एक ही ऑर्बिट में कई सारे अलग अलग द्रव्यमान के सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, तो इनका जो चाल होगा वो चाल समान होगी। इनकी चाल बिल्कुल इक्वल चाल होगी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है उसमें। ये देख लेते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। परिक्रमण काल किसी भी उपग्रह का वो होता है रिवॉल्यूशनल पीरियड इज इक्वल टू होता है कक्षा की परिधि अपॉन कक्षीय चाल। कक्षीय चाल मतलब उसकी उस कक्षा में किसी भी सैटेलाइट की अपनी कक्षा में चाल कितनी है और वो किस परिधि पर मूव कर रहा है। मतलब परिधि अपॉन कक्षीय चाल, ये होता है उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो गया कक्षा की परिधि, मतलब उसकी जो पेरीमीटर है, अपॉन कक्षीय चाल मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। कुछ इसके बारे में पॉइंट्स है, थोड़े दोनों पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, मतलब हाइट पर डिपेंड करता है पूरी तरह से। और उपग्रह जितना अधिक दूर होगा उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। जैसे कि 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उनका भी टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यह हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। ये पूछ सकता है कि पृथ्वी के पास में रहते हैं वो मूव करते रहते हैं उपग्रह सैटेलाइट, उनका टाइम पीरियड कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट। लो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहा था, जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर माउंट किए जाते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर। इनका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। 24 घंटे में ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाते हैं, घूमते घूमते, चक्कर लगाते लगाते। एस्केप वेलोसिटी,
एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? ये वो वेलोसिटी होती है जिस स्पीड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर को फेंकें और इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर ही चली जाए। तो वो स्पीड जिस पर ऐसा हुआ, वो स्पीड ही हमारी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू जो होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंकता हूं तो वो दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा, वो अर्थ के ही ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाएगा। उपग्रह के लिए कक्षीय चाल V0 जिसकी वैल्यू होती है √G/r, ये कक्षीय चाल होती है और एस्केप वेलोसिटी इसका √2 गुना होती है, √2 गुना। मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई भी सैटेलाइट अपनी ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में अगर √2 गुना परिवर्तन कर दिया जाए तो वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर ही चला जाएगा। √2 गुना मतलब 41% बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। इसलिए बहुत हिसाब से ही सारे के सारे उपग्रह बहुत हिसाब से अलग अलग ऑर्बिट में पूरी कैलकुलेशन के साथ माउंट किए जाते हैं। इसलिए ही और हमारा इसरो इन सभी कामों को भली भांति बहुत ही सफाई के साथ कर रहा है, हमें गर्व है। दोस्तों, ये थी फिजिक्स का ग्रेविटेशनल चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। यही इसके अंदर इम्पोर्टेंट है बस, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा जाएगा इसी में से ही पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। अगर आपको कोई डाउट हो क्वेश्चंस को लेकर के ग्रेविटी से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे ईमेल पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप मुझको अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।